विजिबल है? दिख रहा है? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, मैं बोले जा रही हूँ माइक म्यूट है। ठीक है, दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है। अब दो इम्पोर्टेंट सीक्वेंस हैं। एक तो होता है नल सीक्वेंस, जो कि जीरो भाई साहब हमारे हमेशा आ जाते हैं हर जगह, चाहे वो नल मैट्रिक्स हो, नल सीक्वेंस हो, या ट्रिवियल कोई भी वेक्टर स्पेस हो। तो नल सीक्वेंस क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस जिसकी सारी टर्म्स कैसी हों? ज़ीरो 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 ज़ीरो। ठीक है, मतलब ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है जिसकी सारी टर्म ज़ीरो 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 हैं। ठीक है, काउंटर एग्जांपल्स लेने में बड़ा काम आ जाता है ये सीक्वेंस कई बार। एक आता है इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। ये शायद मैंने पहले नहीं बताया था, पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्या होता है? इसकी कुछ टर्म्स, कुछ फाइनाइट टर्म्स तो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इवेंचुअली का मतलब है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कहते हैं ना हम नॉर्मल इंग्लिश में इवेंचुअली वर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब कुछ समय के बाद ये सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाता है। मतलब इसकी कुछ टर्म्स तो कैसी आ सकती हैं? कुछ भी रैंडम आ सकती हैं, A1 A2 AN। ठीक है, कुछ फाइनाइट टर्म्स छोड़ने के बाद इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट बन जाती हैं। से बी 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 इस तरीके से कांस्टेंट बन जाएंगी सीक्वेंस। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पे मैम उठता है। वन बाई एन नाउ। वन बाय एन, इसकी आवाज़ थी ये। दोबारा बोलो, समझ में नहीं आया। मेरी आवाज़ कट रही है क्या? नहीं भैया की कटती है। नो मैं मैम। मेहनत था शायद। लिख के बता दो मेहनत, अगर आवाज़ क्लियर आ नहीं रही आपकी। हाँ, नहीं, इन्हीं की साइड से है नेटवर्क इशू। टाइप करके बता दो। नहीं नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, या तो टाइप करके बताओ। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस के अंदर फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसा सीक्वेंस है, सीक्वेंस। मैम अगर स्टार्टिंग में कांस्टेंट टर्म्स हो और बाद में वेरिएबल हो तो उसको इवेंचुअली कांस्टेंट बोल सकते हैं। नहीं, उसको इवेंचुअली कांस्टेंट नहीं बोल सकते। इवेंचुअली कांस्टेंट की डेफिनेशन एक्चुअल क्या है? ए एन इज इक्वल टू सम बी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब इसका क्या मतलब है? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम का मतलब है कि एम के बाद जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पे एम लिख लो चाहे ए एम, एम के बाद वाली टर्म्स यानी जो भी टर्म्स हैं ए एम प्लस वन, एम या एम के, हाँ एम भी इंक्लूड हो रहा है ना इसके अंदर, ए एम प्लस वन, ए एम प्लस टू, यस मैम। इसके बाद जितनी भी टर्म्स है ये सारी कांस्टेंट हो जाए, मतलब बाद वाली टर्म्स कांस्टेंट आनी चाहिए। ठीक है, ओके मैम। ऐसे नहीं कि शुरुआत में आ जाए तो हम उसको इवेंचुअली कांस्टेंट बोल देंगे, नहीं। मैसेज आ गया, कोई पढ़ के बताओ। सीक्वेंस। वन बाय एन नल सीक्वेंस होगा क्या? वन बाय एन। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं भी पता नहीं कौन सी दुनिया में थी आपको बताते टाइम। B1 B2 जो भी है ये, सॉरी। देखो, नल सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जो जीरो पे कन्वर्ज करे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हम डेफिनेशन बाद में करेंगे। एक्चुअली ये बीच में आ गया नल सीक्वेंस, तो मैं इसको फ्लो फ्लो में बता दी गई। ऐसा सीक्वेंस जो जीरो पे कन्वर्ज करे, जैसे वन बाय एन सीक्वेंस होता है, इतना तो सबको ही पता होगा, ये जीरो पे कन्वर्ज करता है। इसका लिमिट, पॉइंट लिमिट और उसकी सबकी डेफिनेशन अभी हम देखेंगे कन्वर्जेंट की। तो ऐसा सीक्वेंस जो जीरो पे कन्वर्ज करे, बस इतना याद रखना है इसको, बिल्कुल वन बाय एन नल सीक्वेंस होगा। वो मैंने गलती से कुछ और ही बता दिया था। ठीक है, जो आपने बताया फिर वो नहीं है। वो नहीं है, वो तो चलो कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस हो सकती है जिसकी टर्म जीरो जीरो आ सकती है। ठीक है, कोई भी ऐसी सीक्वेंस हो सकती है। तो जो सीक्वेंस मैंने बताई वो इसकी एक पर्टिकुलर टाइप तो बन जाएगी, क्योंकि वो भी जीरो पे ही कन्वर्ज करेगी, कांस्टेंट सीक्वेंस जीरो जीरो जीरो। ठीक है,
पता नहीं क्या होता है इस डेफिनेशन में, हमेशा मैं वही सोचती हूँ कि 0 0 0 वाली सीक्वेंस है। एक बार मैंने पहले भी गलती की थी। ठीक है, तो ये 0 पे कन्वर्ज हाँ करेगी मैम, इस आपने सीक्वेंस पहले को। भी यही बताया था। हाँ, वो पता नहीं क्या होता है, मुझे बस यही याद रहता है कि नल सीक्वेंस मतलब वो। ठीक है, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस देख ली हमने। कोई एग्जांपल, कोई भी सिंपल सा एग्जांपल बना सकते हो। 1 1 1 1, मान लो ये 20,000 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सॉरी, 20,000 टाइम्स नहीं, सीक्वेंस ऐसी ले लो 1 2 3 4 अप टू 20,000, और इसके बाद जितनी भी सीक्वेंस हैं वो 4 4 4 4 कांस्टेंट आ रही है। तो 20,000 टर्म्स तो इसकी वेरिएबल आ रही है, और उसके बाद क्या आ रही है, कांस्टेंट टर्म्स आ रही है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि कोई भी सीक्वेंस है जो नेचुरल नंबर्स से बनी है। अब नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस का क्या मतलब है? रियल सीक्वेंस में क्या था, इसका कोडोमेन क्या था, रियल नंबर्स था। अब मैं क्या कह रही हूँ, एक ऐसी सीक्वेंस है जिसका रेंज सेट नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, जिसके अंदर जो टर्म्स आएंगी वो केवल नेचुरल नंबर्स होंगी और कोई नंबर नहीं होगा। तो ये सीक्वेंस इवेंचुअली कांस्टेंट होगी। मतलब ये सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगी, इस पे सवाल उठता है कि ये कन्वर्जेंट कब होगी। ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस ले लो, 2 4 6, जैसी मर्जी ले सकते हो। उसमें कोई डिक्रीजिंग टाइप की भी ले सकते हो, जैसे 3 2 1, कोई भी रैंडम सीक्वेंस हो सकती है, 4 5 7। तो सवाल ये किया जाता है कि ये कन्वर्ज कब करेगी। ठीक है, कांस्टेंट होगी तब। कांस्टेंट होगी तब करेगी, लेकिन मोर जनरल इसका आंसर क्या है कि ये इवेंचुअली कांस्टेंट होगी तब कन्वर्ज करेगी। कांस्टेंट होगी तब तो करी जाएगी, इवेंचुअली कांस्टेंट होगी तब भी करेगी। कि कुछ फाइनाइट टर्म्स कुछ भी रैंडम आ जाए, लेकिन एक पॉइंट के बाद इसको कांस्टेंट आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है वो एक अनबाउंडेड सेट होता है। अगर इसकी टर्म्स चलती चली जाएं और कुछ अनबाउंडेड नंबर तक चलती चली जाएं, तो ये सीक्वेंस अनबाउंडेड हो जाएगा, और अनबाउंडेड सीक्वेंस हम जानते हैं कन्वर्जेंट नहीं होते। अभी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब और ज़्यादा क्लियर होगा। मैम एक डाउट, बताओ। इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस होते हैं क्या? इवेंचुअली इंक्रीजिंग मतलब पहले कांस्टेंट और बाद में इंक्रीज हो गए। पहले कांस्टेंट बाद में इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना कुछ ज़रूरी नहीं है। पहले तो कुछ भी टर्म्स ले लो, यहाँ पे ऐसी ले लो सीक्वेंस, 3 2 1 करके ले लिया, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स ले ली, 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद सारी 5 5 आ रही हैं। अगर पहले भी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग आ रही हो तो भी इवेंचुअली कांस्टेंट ही बोलेंगे उसको, है ना मैम? पहले यहाँ से इंक्रीजिंग आ रही हो ये वाली टर्म्स, हाँ हाँ हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी आ रही हो, बट एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो रही है तो भी वो हाँ, इवेंचुअली कांस्टेंट में ही कैटेगराइज इवेंचुअली किया जाए। कांस्टेंट मतलब कैसी भी हो सकती है, इंक्रीजिंग हो, एग्जैक्टली। डिक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक ही ना हो, कैसी भी हो सकती है। लेकिन एक बात है कि अगर किसी सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, इस बात को सोच के देखो, कोई भी सीक्वेंस है उसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स आती हैं, तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, n1 n2 अप टू सो ऑन, ऐसे नेचुरल नंबर्स आते जा रहे हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होंगे, या तो कोई ना कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, या ये नेचुरल नंबर्स कुछ ना कुछ आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, तो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएंगे, इंक्रीजिंग चले जाएंगे, और इंक्रीजिंग जाते जाते अनबाउंडेड बन जाएंगे। तो उस केस में ये कन्वर्ज नहीं करेगी, तो इसको इवेंचुअली कांस्टेंट टाइप का होना चाहिए। ठीक है, एक और मैम सीक्वेंस, दोबारा क्या क्वेश्चन था आपको? हम्म, क्या क्वेश्चन था आपका जिसका ये आंसर आया? क्वेश्चन ये था कि अगर कोई नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस है, एक सेकंड, मुझे एक डाउट लग रहा है इसमें। मैम आंसर कांस्टेंट आना चाहिए, नहीं नहीं, आंसर तो इवेंचुअली कांस्टेंट क्योंकि आएगा। कांस्टेंट होगा तो इवेंचुअली कांस्टेंट भी होगा, बट कन्वर्स तो ट्रू नहीं होगा ना इसका।
लेकिन ये ज़्यादा जनरलाइज्ड है ना। चलो मैं एक बार क्वेश्चन कंफर्म करती हूँ कि इंक्रीजिंग होना चाहिए या नहीं, इसमें डाउट है, आंसर तो इवेंचुअली कांस्टेंट ही बनेगा। सीक्वेंस को इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होना ज़रूरी है कि नहीं है, उस पर मैं एक बार कंफर्म करती हूँ। ये किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन आई थिंक। मैम मुझे डाउट था, इवेंचुअली इंक्रीजिंग टाइप की सीक्वेंस होती है कि नहीं? इवेंचुअली इंक्रीजिंग यस एक मैम, पॉइंट के बाद मतलब इंक्रीज करने लग जाए, या इवेंचुअली इंक्रीजिंग कांस्टेंट? यस मैम, इवेंचुअली इंक्रीजिंग, एक पॉइंट के बाद इंक्रीज कर रहे हो सीक्वेंस। बिल्कुल, पहले कुछ सीक्वेंस तो था। कैसी भी हो सकती है, सीक्वेंस तो कैसी भी हो सकती है, एक पॉइंट के बाद आप इंक्रीज कराना चाहते हो इसको, तो ऐसे ले लो 3 0 -1 कुछ भी टर्म्स आ सकती हैं। और मान लो यहाँ तक डिक्रीजिंग आ रही है -2, 4 टर्म्स डिक्रीजिंग आ रही है और उसके बाद इसको इंक्रीज करा दो। सीक्वेंस की टर्म्स तो आपके हाथ में है ना। फिर ये वो इवेंचुअली, मोनोटोनिक होगी क्या मैम? इसको मोनोटोनिक नहीं बोला जाएगा। फिर मोनोटोनिक इवेंचुअली इवेंचुअली इंक्रीजिंग कांस्टेंट नाम की सीक्वेंस भी। वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है, पर आप बता रहे हो कि ऐसी सीक्वेंस होती है क्या, पर ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है ऐसी डेफिनेशन की हमें। लेकिन अगर मोनोटोनिक चाहिए सीक्वेंस, तो ये जो कंडीशन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये डेफिनेशन हर एक टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, जो आप यस मैम। डेफिनेशन की बात कर रहे हो उसका कोई यूज़ नहीं है अभी तक, ऐसा कहीं देखा नहीं है कि उस डेफिनेशन का कहीं यूज़ किया हुआ, तो उसको डेफिनेशन को बनाया नहीं गया इवेंचुअली इंक्रीजिंग। ठीक है, मैम इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं होती फिर? इवेंचुअली कांस्टेंट मोनोटोनिक नहीं होती है, क्यों नहीं हो सकती? होती है या नहीं होती, कांस्टेंट यही पूछ रहा हूँ। सीक्वेंस क्या होती है? इवेंचुअली कांस्टेंट होती है। होती है। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है? इस सीक्वेंस के अंदर देखो an इज इक्वल टू 1 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इवेंचुअली कांस्टेंट। और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है, मोनोटोनिक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कैसा भी एग्जांपल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप। मैम? हाँ, ये 1 1 1 वाली आपने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कैसे बोला? ये इसमें तो तो आप सारे ये तो आप लोगों ने बनाई थी अभी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या होता है? an इज ग्रेटर देन इक्वल टू an+1, या यस। an इज लेस देन इक्वल टू an+1। ओके ओके इक्वालिटी बोल वाली बात कंसिडर करके हमने इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोला था और डिक्रीजिंग भी बोला था। हो गया क्लियर। लेकिन फिर ये मैम कांस्टेंट है, और कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है? इवेंचुअली कांस्टेंट होती है, क्योंकि वो पहली टर्म से ही कांस्टेंट होने लग जाती है। हाँ बोलो न्यानेश। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, वो हम्म, कन्वर्जेंट है, इस कन्वर्जेंट है तो वो मोनोटोनिक होगा ना सीक्वेंस? नहीं, कन्वर्जेंट और नीड नॉट बी मोनोटोनिक ना। कन्वर्जेंट सीक्वेंस मोनोटोनिक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। ये सीक्वेंस ले लो 1 2 1 1 1 1 1 1, ये कन्वर्जेंट है पर मोनोटोनिक नहीं है। चलो अभी मुझे ना क्वेश्चन अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चन कंफर्म करके बताऊंगी अभी, आपको ग्रुप में बता दूंगी, फिर आप सोचना उसके बारे में कि इवेंचुअली कांस्टेंट होना ज़रूरी है, कांस्टेंट होना ज़रूरी है कन्वर्ज करने के लिए। ये वाला सीक्वेंस कन्वर्ट करेगा 1 पे? हाँ, ये वाला सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज करेगा। कन्वर्जेंट पे आने तो बहुत सारी बातें हो गई कन्वर्जेंट की, अब अगर किसी को कन्वर्जेंट याद नहीं है तो फिर उसको प्रॉब्लम हो रही होगी ना इसको देखने में कि ये कन्वर्ज कैसे करेगा। ठीक है, कन्वर्जेंट पे आते हैं, पहले लिमिट पॉइंट देखते हैं, फिर लिमिट और कन्वर्जेंस पे आएंगे। मैं वो क्वेश्चन अभी कंफर्म कर दूंगी रात तक। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है? किसी रियल नंबर l को किसी सीक्वेंस an का लिमिट पॉइंट कब कहेंगे? अगर every neighborhood of l contains infinitely many infinite terms of an, यानी कोई भी नेबरहुड लिया जाए। अब कोई भी नेबरहुड कैसे डिनोट किया जाता है?
फॉर एनी एप्सिलन ग्रेटर देन 0, मैथमेटिकल टर्म्स में देख लो, फॉर एनी एप्सिलन ग्रेटर देन 0 an belongs to दिस इंटरवल, मतलब एनी एप्सिलन ग्रेटर देन 0 मतलब L का हम कोई भी नेबरहुड ले रहे हैं, कैसे बना रहे हैं नेबरहुड, L माइनस एप्सिलन टू L प्लस एप्सिलन, ठीक है। an बिलोंग करता है इसके अंदर फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n, ऐसे लिख सकते हो। यानी L एक फिक्स नंबर था, L को हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे इस सीक्वेंस का, कब बोलेंगे, अगर L का कोई भी आर्बिट्रेरी नेबरहुड लिया जाए। आर्बिट्रेरी नेबरहुड कहाँ से डिनोट किया जा रहा है, इससे, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर एप्सिलन ले लिया, उसकी हेल्प से L का नेबरहुड बनाया। अब इस नेबरहुड के अंदर हमने कहा है an बिलोंग कर रहा है, कितने n के लिए, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n के लिए। डेफिनेशन क्लियर है, ये वाली क्लियर ज़्यादा होनी चाहिए, इंग्लिश वाली तो हम वैसे ही कर लेते हैं, बस मैथमेटिकली क्लियर होनी चाहिए और इसको याद भी रहना चाहिए आपको हमेशा। अब जैसे ये सीक्वेंस है 1 1 1, कांस्टेंट सीक्वेंस है, क्या 1 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, इज 1 अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। जब आप 1 का नेबरहुड बनाओगे 1 माइनस एप्सिलन 1 प्लस एप्सिलन फॉर एनी एप्सिलन ग्रेटर देन 0, तो an किसके अंदर बिलोंग करेगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा। और यहाँ पे इन्होंने कह रखा है इनफाइनाइट n के लिए होल्ड करनी चाहिए, पर खुश नसीबी हमारी ये है कि इस केस में दिस इज होल्डिंग फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल, ठीक है। इससे बेटर कंडीशन आ रही है तो इसको लिमिट पॉइंट बोल दिया जाएगा। सो 1 इज अ लिमिट पॉइंट। यहाँ पे आप फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल लिखो जो कि ट्रू है, चाहे आप ये लिख दो फॉर इनफाइनाइट n, दोनों बातें चलेंगी। तो 1 इज अ लिमिट फॉर ऑल पॉइंट ऑफ n। लिख दिया आपने, आपने फॉर ऑल एंड कैसे लिख दिया? फॉर ऑल n कैसे लिख दिया, हम्म, देखो 1 है ना इसकी सारी टर्म्स, an हमेशा 1 है, तो 1 तो हमेशा इस इंटरवल में आएगा ही, 1 माइनस एप्सिलन 1 प्लस एप्सिलन, 1 का ही तो नेबरहुड है ये, तो 1 तो अपने नेबरहुड में आता ही है, चाहे एप्सिलन को कितना ही छोटा ले लो और कितना ही बड़ा ले लो, 1 हमेशा इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा लिमिट पॉइंट रखती है, जो भी उसका नंबर होता है, जिस भी कांस्टेंट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हम, जैसे हम बात कर रहे हैं ए, तो इसके पास हमेशा एक लिमिट पॉइंट होगा ए, ठीक है। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस के पास क्या लिमिट पॉइंट होता है, अगर हम इसकी बात करें, कोई भी इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है a1 a2 an, कुछ ऐसी टर्म्स हैं और उसके बाद इसकी टर्म्स b करके आ रही हैं, तो क्या इसके पास लिमिट पॉइंट होगा, सोच के देखो। बी होगा। होगा मैम, डी। बी होगा इसका, बी तो फॉर श्योर इसका लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, लिमिट पॉइंट, क्योंकि बी की नेबरहुड में इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स आ रही हैं, इनफाइनाइट टर्म्स आ रही है, मतलब फाइनाइट को छोड़ के सारी ही आ रही हैं, तो बस आप लिख सकते हो फॉर इनफाइनाइट n, ठीक है। अब एक और बात बताऊं, क्या ऐसा कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट कर सकता है जिसके पास कोई लिमिट पॉइंट ना हो, यस मैम, फॉर एग्जांपल, एन सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस जो n सीक्वेंस है, इसकी टर्म्स कैसी आती है, 1 2 3 4। अब डेफिनेशन क्या कहती है, अगर मान लो मैं 4 को उठाती हूँ, माइक म्यूट कर लो मोनिका, अगर मैं 4 को उठाऊं तो 4 की जब नेबरहुड बनाएंगे 4 माइनस एप्सिलन 4 प्लस एप्सिलन, तो इसकी हर एक पॉसिबल नेबरहुड के अंदर फॉर ऑल एप्सिलन ग्रेटर देन 0 an बिलोंग करना चाहिए इनफाइनाइट n के लिए, फॉर इनफाइनाइटली मैनी n। लेकिन अगर एप्सिलन को 1/2 ही ले लिया जाए, तब हम ये देखते हैं कि 4 माइनस 1/2 और 4 प्लस 1/2 जब हम करेंगे तो इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगी फॉर इनफाइनाइटली n, फॉर एनी n।
तो एक ऐसा एप्सिलन एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए एक भी टर्म ऑफ द सीक्वेंस नेबरहुड के अंदर नहीं आ रही, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मैम आ गई। 4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम्म 4 4 लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। 4 क्या नंबर, एप्सिलन की जगह 4 ले रहे हो? मैम an की जगह 4 एग्जिस्ट कर जाएगा एक नंबर तो। अच्छा हाँ ठीक है, 4 लिख लो बस यहाँ पे। तो 4 ही आएगा सिर्फ अब इसकी नेबरहुड में, ठीक है, केवल और केवल 4 आ रहा है। अब एक नंबर आ रहा है इसकी नेबरहुड में, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। लिमिट पॉइंट बनने के लिए तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आनी चाहिए थी इसके अंदर, तो हमारे पास तो एक ही टर्म आ रही है। अब फाइनाइट भी, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स 10-12 टर्म्स भी आ जाती, मान लो एप्सिलन को हम कुछ ले लेते अपनी मर्जी से, 10-12 कुछ ऐसा ले लेते, तो फिर इसकी नेबरहुड बनाते, तो इसके अंदर कुछ 8-10 टर्म्स आ जाती, 4-10 4+10 करके, ठीक है। लेकिन ये फिर भी फाइनाइट n के लिए होल्ड कर रहा होता, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे 4 की जगह कोई भी नंबर लेते वो फिर भी ना लिमिट पॉइंट बनता। तो इसका मतलब इस सेट के पास यूजिंग द सेम फैक्ट कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, नो लिमिट पॉइंट इस सीक्वेंस के पास। ऐसे तो मैम उस 1-1 वाले एग्जांपल में भी हो रहा था। कैसे हो रहा था, कैसे? उसमें भी 1 उसमें भी हम उसमें तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, और तो किसी में बता भी सकते हो, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इसके अंदर तो 1 सीक्वेंस की टर्म्स थी क्या, an इज इक्वल टू 1, 1 तो हमेशा बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। नहीं 1, अब साइन को अगर मैं इसमें 1/2 ले लूं ले लो, तो 1 - 1/2 1/2, 1 + 1/2 3/2, तो 1 तो हमेशा ही बिलोंग करेगा ना, फॉर ऑल यस एप्सिलन मैम। ग्रेटर देन 0। अब आप एप्सिलन को 0 ले लो तो वो बात अलग है, तब होल्ड नहीं करेगा। एप्सिलन को 0 ले लोगे तो ये ओपन इंटरवल 1-1 बन जाएगा, विच इज 5 5 सेट होता है ये। लेकिन एप्सिलन ग्रेटर देन 0 लेना है, 0 नहीं ले सकते। 0 ले लोगे तब आ जाएगी कॉन्ट्राडिक्शन, पर 0 ले ही नहीं सकते, बाय डेफिनेशन आपको लेना है ग्रेटर देन 0, ओके। ठीक है। थोड़ा डीपली सोचा करो चीज़ों को। अच्छा एक और बात बताओ, सीक्वेंस हैविंग अ यूनिक लिमिट पॉइंट, कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस बन सकता है इजीली, ठीक है। अच्छा अब दो इम्पॉर्टेंट सवाल पूछ रही हूँ। पहला सवाल तो ये, अगर कोई सीक्वेंस मैंने आपको दिया, उसके अंदर कोई टर्म है मान लो l, ठीक है, ये रिपीट करती है उस सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स, तो क्या l को उसका लिमिट पॉइंट बोला जा सकता है सीक्वेंस का, या जरूरी है या नहीं है? यस मैम, कैसे? because L is a term of sequence, सीक्वेंस, और इनफाइनाइट टाइम्स so आ it रही है is उस सीक्वेंस के अंदर। infinite time आ रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो l - एप्सिलन और l + एप्सिलन करके जो नेबरहुड बनाया जाएगा, उस नेबरहुड के अंदर इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि an इज यस इक्वल टू मैम। l तो उसके अंदर आ ही रही होगी, और l कितने टाइम्स रिपीट हो रही है सीक्वेंस के अंदर, इनफाइनाइट टाइम्स, सो दिस इज ट्रू फॉर इनफाइनाइट टाइम्स। तो यहाँ से क्या पता चला, अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है किसी सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स, वो लिमिट पॉइंट बन ही जाएगा अपने आप। अच्छा अब कोई सीक्वेंस है, उसकी रेंज में कुछ टर्म्स दे रखी हैं, हो सकता है कुछ फाइनाइट कुछ इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही हो। मान लो ऐसा सीक्वेंस है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसको अगर मैं रेंज बोल दूं तो इसका रेंज सेट क्या बनेगा, रेंज सेट ये बनेगा 1 2 3 1 2 डिस्टिंक्ट 3 टर्म्स, only. हाँ डिस्टिंक्ट टर्म्स डालते हैं Yep. रेंज सेट के अंदर। तो 1 2 3 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो क्या ये तीनों बन सकते हैं लिमिट पॉइंट सीक्वेंस के, या कोई एक ही बनेगा? यस मैम, यस मैम। तीनों तीनों बन बनेंगे। जाएंगे, क्योंकि तीनों के लिए सेम बार बार वही डेफिनेशन लगा दोगे। पहले 1 के लिए लगा देना 1 बिलोंग्स टू 1 - एप्सिलन 1 + एप्सिलन,
ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है कि लिमिट पॉइंट यूनिक होना चाहिए, लिमिट पॉइंट इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, इवन अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, अभी हम देखने वाले हैं। तो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट, उस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट तो 3 आ गए, कौन कौन से आ गए, 1 2 3। क्या इस सेट का कोई लिमिट पॉइंट आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं रेंज सेट? नहीं मैम। इस सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, हल्का फुल्का पढ़ा होगा आपने पॉइंट सेट टोपोलॉजी। फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता ना, नहीं पढ़ रखा तो जाके प्रीवियस वीडियो देख लेना क्योंकि अभी हम पुराना नहीं कर रहे हैं। ठीक है मोनिका, मेधा, आपको क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, यस ma'am. मैम। इतना तो पता ही है कि फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। Yes. ठीक है, मैम बाकी अगर क्लैरिटी नहीं है जाके पुरानी वीडियोस देख लेना, उसमें अच्छे से करा रखा है। बताओ न्यानेश। कन्वर्जेंट सीक्वेंस को एक ही लिमिट पॉइंट होता है क्या? कन्वर्जेंट का एक ही लिमिट पॉइंट होता है, अभी हम लिमिट पे आएंगे ना तब देखेंगे। लिमिट पॉइंट अलग चीज़ है और लिमिट अलग चीज़ है, तो जब मैं लिमिट कराऊंगी उसके बाद कन्वर्जेंस कराऊंगी। ठीक है, अभी हम करेंगे उसको। अच्छा, ऐसा सीक्वेंस जिसके पास काउंटेबली फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हो, काउंटेबली इनफाइनाइट, किसी के दिमाग में है ऐसा सीक्वेंस जिसके पास काउंटेबली इनफाइनाइट सीक्वेंस हो, लिमिट पॉइंट्स हो? बाकी बच्चे कहाँ गए हैं, 2 ही 3 बोल रहे हैं। मैम मैं बताऊं, n प्लस वन बाई एन। n+1/n, इसके पास क्या खास है? n+1/n ऐसे? नो मैम, n प्लस वन बाई एन सेपरेटेड। अच्छा ठीक है, इसका हर एक नेचुरल नंबर लिमिट पॉइंट बन जाएगा। चलो हम इतने एडवांस पे नहीं जाते अभी, कन्वर्जेंस के बाद इस टाइप के सीक्वेंस को देखेंगे। ठीक है, अभी जो ज़्यादा एडवांस नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए छोड़ देते हैं अभी हम ये सीक्वेंस। और थोड़ा सिंपल बता दो, मैंने 1 2 3 करके बता दो। देखो मैं चाहती हूँ हर एक नेचुरल, फिक्स करो 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके। लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए ना उसका, वो मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो, 1 2 3 सारे उसके लिमिट पॉइंट हो, लेकिन लिखने का तरीका एक होना चाहिए ताकि हम, अब आप कह रहे हो 1 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करना है तो शुरुआत में आप ऐसे थोड़ी दिखा सकते हो, फिर 2, तो थोड़ी रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसे दिखाओगे। तो देखो ऐसे दिखा लो, पहले 1 लिखा, फिर 1 2 लिखा, फिर 1 2 3 लिखा, फिर 1 2 3 4 लिखा। ठीक है, ये किन्हीं भी नंबर्स के साथ कर सकते हैं ना, मैंने नेचुरल नंबर्स के साथ कर लिया, कोई भी नंबर ले लो, इनफाइनाइट नंबर्स का सेट उठा लो, ऐसे करते जाओ। पहले 1 लिया, फिर 1 2 लिया, फिर 1 2 3 लिया, फिर 1 2 3 4 लिया, फिर 1 2 3 4 5 लिया, और इस प्रोसेस को हम चलाते जा रहे हैं आगे तक। लास्ट में जाके क्या होगा, आप सारे नेचुरल नंबर्स लिख लोगे, मतलब सारे तो ऑब्वियसली नहीं लिख सकते, पर हर एक नेचुरल नंबर को कवर करते करते चल रहे हैं। और देखो 1 यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, फिर ऐसे ही 2 इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, फिर ऐसे ही 3 इनफाइनाइट टाइम्स चलता जाएगा, इसी तरह 4 5 6 सारे इनफाइनाइट टाइम्स आएंगे। और मैंने अभी बताया था आपको कि कोई नंबर अगर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है किसी सीक्वेंस में तो वो नंबर लिमिट पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे 1 एक लिमिट पॉइंट है, 2 एक लिमिट पॉइंट है, 3 एक लिमिट पॉइंट है, 4 भी लिमिट पॉइंट है, इसी तरह सारे नेचुरल नंबर्स इसके लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। तो अगर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स लिखना भी चाहो तो आप इसको नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो काउंटेबल लिमिट पॉइंट्स वाला क्या कहते हैं सीक्वेंस भी एग्जिस्ट करता है। अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स वाले सीक्वेंस बता सकता है कोई? इनफाइनाइट वाला अनकाउंटेबल में नहीं आएगा मैम। ये वाला काउंटेबल के अंदर आया है। चलो बाद में सोच के बता देना। मैम काउंटेबल में क्या होता है? पुराना देखो जाके काउंटेबिलिटी देखो,
पढ़ा नहीं हुआ बीएससी में काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी? नहीं, ये जो अभी आपने एग्जांपल ये दिया, ये तो इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हो गए। इनफाइनाइट है, पर इनफाइनाइट दो टाइप का होता है ना, इन्फिनिटी दो टाइप की है। काउंटेबल। इन्फिनिटी की भी ब्रांचेस निकल आई आप बड़े हुए तो। एक काउंटेबल, काउंटेबल, हाँ काउंटेबल ही बोल दो चलो, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल सेट कैसे दिखते हैं? नेचुरल नंबर्स जैसे दिखते हैं, रैशनल नंबर्स ऐसे दिखते हैं, और चलो यही ले लो। और अनकाउंटेबल सेट कैसे दिखते हैं? इररेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। इनको आप लिस्ट बना के नहीं लिख सकते। काउंटेबल इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है उन सेट को आप लिस्ट में लिख सकते हो। मुझे पता है पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा, उनको नंबरिंग दी जा सकती है काउंटेबल सेट्स को। रैशनल नंबर्स भी सारे आप यहाँ पे नोटबुक पे लिख सकते हो, भले ही आपकी ज़िंदगी निकल जाए लिखते लिखते, पर आप लिख सकते हो, ये माना जाता है। लेकिन इररेशनल नंबर्स कैसे दिखते हैं, कौन सी दुनिया से आते हैं, किस तरीके के होते हैं, उन सबको लिखना इट इज़ इम्पॉसिबल। ये सब चीज़ें हमने प्रूफ के साथ की हुई हैं। तो अपना टाइम है तो अपना जाके पुराना देख लो। अभी मैम आपने हाँ, मैम आपने क्वेश्चन क्या पूछा? अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स वाला सीक्वेंस, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, सोच लेना आराम से। मैम एक बात बताऊं? हाँ, मैम अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स नहीं होगा, ऐसा सीक्वेंस तो नहीं पाएंगे हम लोग। वाला सीक्वेंस हम पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे, लो मैं गारंटी दे रही हूँ। मैंने कहा आपके क्या विचार हैं, पाएंगे कि नहीं पाएंगे? मैम मैं तो सोच रहा हूँ, अभी नहीं मैम पाया। सोच मेरा लॉजिक सुन लो। सुना दो। हाँ मैम, सीक्वेंस का एवरी टर्म मतलब एवरी सीक्वेंस हैज ए काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर सीक्वेंस में टर्म्स ही काउंटेबल होगा तो कैसा अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स होगा उसमें? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है? कोई नंबर एल कब लिमिट पॉइंट कहलाएगा? जब इसकी नेबरहुड में जो भी हाँ, पॉइंट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट। मतलब ए एन बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड, ठीक है। अब हाँ ये हाँ ज़रूरी नहीं है कि एल उस सीक्वेंस के अंदर का पॉइंट हो, ये कहीं भी नहीं लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा है कि एल उस सीक्वेंस का पॉइंट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। लिमिट पॉइंट होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उस एल नंबर का नेबरहुड लिया जाए, तो उस नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स आनी Infinite? चाहिए सीक्वेंस की। तो मैं हाँ ये मैम। नहीं कह रही हूँ कि आप कह रहे हो कि काउंटेबल टर्म्स है सीक्वेंस के अंदर, ठीक है वो बात, लेकिन ये एल उन काउंटेबल टर्म्स का पार्ट हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मैं ये हाँ कह रही मैम, वो बात नहीं, ठीक है मैम, आप जो बता रहे ठीक है। हूँ। मतलब मैम अगर एल, मान लो एल सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, पर एल के एक मैंने जितना भी छोटा हो सकता है ले लो, एक नेबरहुड में तो इनफाइनाइट सीक्वेंस का टर्म होना चाहिए। तो मान लो एल अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एल पाऊंगा मैं, तो उसकी नेबरहुड एक एक नेबरहुड में मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सीक्वेंस का रहेगा, तो मैम वो तो अनकाउंटेबल ही होगा ना। ये एल ठीक यहाँ है पे तो। पड़ा है L1, हाँ मैम। ये L2 यहाँ पे पड़ा है, अब इतनी दूरी दूरी पे थोड़ी पड़े हैं, ये इतने क्लोज हैं कि इनकी जो L1 और L2 की इंटरसेक्शन है वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट। जैसे ये L1 की इंटरसेक्शन है वो कुछ इस तरीके से बन रही है, तो जो L2 की इंटरसेक्शन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, इतनी क्लोज इंटरसेक्शंस होंगी, और उसके अंदर हमें सिर्फ इनफाइनाइट टर्म्स चाहिए, सारी टर्म्स नहीं चाहिए, सिर्फ इनफाइनाइट टर्म्स चाहिए। कि मान लो L1 के लिए बना रहे हो, ये मान लो L2 के लिए बना रहे हो, ये मान लो L3 के लिए बना रहे हो। ऐसा ओके पॉसिबल मैम, है, ये हमने क्लास में किया हुआ है, भूल गए हो आप लोग। ठीक है तो सोचूंगा मैं। इट्स नॉट अ न्यू क्वेश्चन। इसमें आप अपनी सेट थ्योरी का, सॉरी पॉइंट सेट टोपोलॉजी का यूज़ करना, उसमें जो आप जानते हो ऐसे सेट्स जिनके पास अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स होते हैं, बस उन्हीं को यूज़ कर सकते हो।
हाँ ठीक है। ऐसे काउंटेबल सेट्स हमें पता है जिनके अनकाउंटेबल हाँ नंबर हाँ है। हाँ 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 बस हाँ बस बस हाँ बस हाँ, हो समझ गया गए हो हो। गया हो गया, चला है। अब मत बोलना। हो गया। ठीक है, मैम हाँ किया हुआ है, हाँ हाँ, भूल गए। हाँ बोलो ठीक न्याय। ठीक ठीक। हाँ, 1/n सीक्वेंस जो होता है उसका रेंज सेट क्या होगा? इसका रेंज सेट यही होगा जो इसके सीक्वेंस की हर एक टर्म है, क्योंकि सीक्वेंस के टर्म्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट है। 1/2, 1/3, 1/4, ये सभी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। रेंज सेट में 0 आएगा क्या? तो रेंज सेट के अंदर नहीं, रेंज सेट के अंदर वही टर्म आती है जो सीक्वेंस की खुद की टर्म हो। ये जीरो पे कन्वर्ट जरूर करता है, पर जीरो इस सीक्वेंस के पार्ट नहीं है। मतलब जीरो डज नॉट बिलोंग टू 1/n। ये बात तो सब जानते हैं कि 1/n कभी जीरो के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब जीरो इसके अंदर कभी बिलोंग ही नहीं करता। ठीक है, तो रेंज सेट के अंदर हम क्या लेते हैं, रेंज से वो नंबर्स उठाते हैं जो डिस्टिंक्ट हो। अब डिस्टिंक्ट तो सारे ही हैं, तो रेंज सेट के अंदर 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन आएंगे। जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना, जीरो इसके अंदर नहीं है। ओके। रेंज सेट के अंदर वही आता है जो रेंज के अंदर है, और उसमें से हमें बस डिस्टिंक्ट उठाना होता है। ठीक है। हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होता है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। सेट में हम एक थ्योरम पढ़ते थे जिसको बोलते थे बोल्जानो, जिसको हम बोल ही नहीं पाते थे, इतनी मुश्किल थी उसकी प्रोनाउंसिएशन। बोल्जानो वेस्ट्रस थ्योरम, इसकी स्पेलिंग आज तक याद नहीं हुई मुझे। ये वाली थ्योरम क्या कहती थी कि एवरी बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। ये बच्चा जब पैदा होता है तभी उसको ये थ्योरम करा दी जाती है। अब ये मत कहना ये हमने की नहीं हुई है। इसी थ्योरम का यूज करके हम दिखाएंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, ये शो करना एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। अब आपका काम थोड़ा सा आसान नहीं हो गया? अब कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस मैं दे दूं तो आप गारंटी दे दोगे मुझे कि इसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। अब यहाँ पे ए का क्या मतलब है, इसको भी कई बार कोई मिसलीड कर जाता है। इसका मतलब है एटलीस्ट वन होगा, चाहे वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, काउंटेबली इनफाइनाइट हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, बस सेट बाउंडेड हो तो उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो केस बनते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका रेंज सेट दो टाइप का हो सकता है। एक तो फाइनाइट रेंज सेट हो सकता है, एक इनफाइनाइट रेंज सेट हो सकता है। अरे सॉरी, मैंने यहाँ पे एक वर्ड मिस कर दिया। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। बाउंडेड सेट तो ये भी हो गया ना 1,2, इसका थोड़ी कोई लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, तो एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट, ये होती है बोल्जानो-वेस्ट्रस थ्योरम। तो हमें दिखाना है बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। इसके पास जब आप रेंज सेट की बात कर रहे हो, कोई भी सीक्वेंस ले रहे हो, उसके रेंज सेट के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अगर फाइनाइट रेंज सेट हुआ तब हमने कहा था कि कम से कम एक ऐसा नंबर होगा, मान लो ये है आपका रेंज सेट A1 A2 AN, इनमें से कम एक नंबर तो ऐसा जरूर होगा जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ होगा सीक्वेंस में। उसी को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया होगा, मान लो वो AN है। ठीक है, बाकी टर्म्स जितनी बारी आ रही हैं फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक बार आ रही है, चाहे 1000 बार आ रही है, चाहे इनफाइनाइट टाइम्स आ रही है, लेकिन कम से कम एक नंबर ऐसा जरूर है जिसको हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी AN मान लेते हैं, ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ होगा। पर क्योंकि हम रेंज सेट बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या डालनी है, हमें डिस्टिंक्ट टर्म्स डालनी है। ठीक है, तो मान लो वो ये AN है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ था, तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है कि कोई नंबर अगर सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता है तो वो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी इनमें से किसी को भी आप बोल सकते हो, जो भी नंबर आपने मान लिया कि वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ होगा, तो यहाँ पे बोल देते हैं हम AI इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ AN फॉर सम I। ठीक है, अब अगर इनफाइनाइट रेंज सेट की बात हुई तब क्या होगा,
अगर इनफाइनाइट रेंज सेट आया उस सीक्वेंस का, तब हम चले जाएंगे अपनी पुरानी थ्योरम पे जिसको बोलते हैं बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम। ये क्या कहती है? एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। तो देखो यहाँ पे तो हमें इनफाइनाइट सेट ही तो मिल रहा है, ये रेंज सेट एक इनफाइनाइट सेट मिल रहा है, तो इसका मतलब इसके पास क्या हो जाएगा, एक लिमिट पॉइंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एटलीस्ट 1 आ जाएगा। तो हमने दो केसेस करे, रेंज सेट के दो केस करे, एक फाइनाइट रेंज सेट, एक इनफाइनाइट रेंज सेट। फाइनाइट सेट रेंज सेट के केस में क्या था, कम से कम एक ऐसा नंबर था जो सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा था। अब वो नंबर जो था, पक्की बात है वो नंबर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट ही था, ठीक है। तो हमें वहां से उस केस में गारंटी मिल गई कि सीक्वेंस के पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। अब नीचे आए तो हमने देखा इनफाइनाइट रेंज सेट के केस में वो बाय बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम, सीक्वेंस के पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। तो इस केस में भी सॉरी सेट के पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा, तो इस केस में सेट के पास एक लिमिट पॉइंट तो मिल गया। तो हम एक बात जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट रेंज सेट का लिमिट पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट x है वो लिमिट पॉइंट बन रहा है किसका? रेंज सेट का, तो इसका मतलब यही है कि x लिमिट पॉइंट बन जाएगा किसका? सीक्वेंस का। अगर कोई नंबर रेंज सेट का लिमिट पॉइंट है तो वो पक्की बात है कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जरूर बनेगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स के लिए आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस बन गया, बस दोनों केसेस में लिमिट पॉइंट आ गए आपके, प्रूफ खत्म। अब बताओ सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अगर इसका कन्वर्स की बात की जाए कि अगर x कोई लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का, तो क्या वो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा? सीक्वेंस के रेंज सेट का लिमिट पॉइंट बनना जरूरी है उसे? नहीं मैम, कांस्टेंट सीक्वेंस का नहीं बनेगा। कांस्टेंट सीक्वेंस ही ले लो, सबसे आसान एग्जांपल सोचा करो तो इसी तरीके के आसान एग्जांपल सोचा करो। इसका रेंज सेट क्या बनेगा? सिंगलटन सेट बनेगा। अब ये तो एक फाइनाइट सेट है, इसके पास तो नो लिमिट पॉइंट, लेकिन ऊपर इसके पास एक लिमिट पॉइंट था विच इज 1। इसके पास लिमिट पॉइंट था, इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि रेंज सेट के पास अगर लिमिट पॉइंट आ गया तो सीक्वेंस के पास ज़रूर होगा। इसको अपना ऑब्जर्वेशन से भी आप देख सकते हो। मैम अनबाउंडेड सीक्वेंस हो तो उसके पास भी लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं? होगा, सोचो एग्जांपल। ऊपर देखा है ना हमने एग्जांपल। ऊपर कौन सा वाला एग्जांपल? ऐसे नहीं, बहुत सारे एग्जांपल देखे ऐसे अनबाउंडेड सीक्वेंस हो। अनबाउंडेड थे पर लिमिट पॉइंट थे, यस मैम। ऐसा कोई देखा है हमने? पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी भी बना सकते हो, कोई भी हाँ, एग्जांपल ले लो। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, हाँ, ये तो अनबाउंडेड ही है ना। अनबाउंडेड था और उसके पास काउंटेबली इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स थे। अब आपको ऐसा कोई कह दे अनबाउंडेड सेट बनाओ जिसके पास एक यूनिक लिमिट पॉइंट हो, तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? अनबाउंडेड सेट हो, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो, एक यूनिक लिमिट पॉइंट हो, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो, दो लिमिट पॉइंट हो, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो, इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हो। हर एक एग्जांपल आप आसानी से मैं बता बताऊं? सकते हो। बताओ। मैम 0 0 2 3 ऐसे जीरो ले सकते हैं हम। 0 लिमिट पॉइंट बन जाएगा, सीक्वेंस अनबाउंडेड। सीक्वेंस 0 के 1 0 0 3 से 01 03 05 07 09 इस तरीके से ले सकते हो सीक्वेंस। ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है, मोनोटोनिक है? नहीं है। मोनोटोनिक नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है, तो मैम अनबाउंडेड सीक्वेंस है, लेकिन इसके पास एक लिमिट पॉइंट है।
ठीक है, लिमिट पॉइंट है। अब बात आती है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। इस बात को बड़ी ध्यान से समझना कि लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, कोई भी सीक्वेंस आपको गिवन है an, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी नंबर l, इसकी लिमिट कब कहलाएगा, इफ every neighborhood of L contains all but finitely many terms of an। अब इस बात का क्या मतलब है कि an बिलोंग कर जाए L माइनस एप्सिलन L प्लस एप्सिलन वाले नेबरहुड में। सेम वही काम चल रहा है जो ऊपर था, लेकिन यहाँ पे ये आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। बस डिफरेंस कहाँ पे आया, ऑब्जर्व किया होगा जिसने ऊपर वाली डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी होगी, यहाँ पे। वहां पे हमने क्या कहा था, फॉर इनफाइनाइटली मैनी n। वहां पे हमने कहा था कोई भी इनफाइनाइट मैनी n हो जाए, कोई भी रैंडम n हो जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कह रखा है कि कुछ फाइनाइट टर्म्स छोड़ने के बाद जितने भी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आएंगी वो इस L के नेबरहुड के अंदर आए, तब हम L को लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कहेंगे। मतलब m तक जितनी भी टर्म्स हैं वो इस नेबरहुड के बाहर रह सकती हैं, लेकिन इसके बाद am प्लस वन, am प्लस वन, am प्लस टू, इसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं सीक्वेंस की वो सब इसी के अंदर आनी चाहिए। यानी फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे, कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मैनी टर्म्स। मतलब सारी टर्म्स कंटेन करे, बट का मतलब फाइनाइटली मैनी टर्म्स को छोड़ के, बट का मतलब इनको छोड़ के, ठीक है, इन टर्म्स को छोड़ के सारी टर्म्स कंटेन करे। फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट सीक्वेंस के अंदर हम क्या करते थे, 1 को लिमिट पॉइंट बोला गया, लेकिन 1 की जब हमने नेबरहुड बनाई फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी आर्बिट्ररी नंबर लिया, तो an बिलोंग्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 1 प्लस एप्सिलॉन था। ये हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू था, और ये ट्रू था हर एक नेचुरल नंबर के लिए। मतलब सारी टर्म an वाली सारी टर्म्स इस नेबरहुड के अंदर आ रही थी, ठीक है। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऊपर जो ये आपने m डिफाइन किया था वो इस केस में क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 7 लाख भी हो सकता है, 10,000 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब एक इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस लेते हैं, एक इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस जिसकी टर्म्स यहाँ तक चलती जा रही हैं 1 मिलियन तक, 1 2 3 4 करके चलती जा रही है, और उसके बाद इसकी सारी टर्म्स ऐसे हैं 3 3 3 3, यानी जो 1 मिलियन टर्म्स हैं ये कुछ भी हैं 1 2 3 4 अप टू 1 मिलियन। इसके बाद की सारी टर्म्स 3 3 3 3 हैं। अब आप इसको चेक करो, क्या 3 इसका लिमिट पॉइंट है या लिमिट है या दोनों है या कुछ नहीं है। तो 3 को हमने ये तो देखा ही था कि 3 इसका लिमिट पॉइंट है। एक बार लिमिट के लिए चेक करते हैं, 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन, आपने नेबरहुड लिया, an वाली टर्म्स इसके अंदर बिलोंग करेंगी, और ये कितनी टर्म्स बिलोंग करेंगी, दिस इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिलियन प्लस 1, मतलब 1 मिलियन प्लस 1 10 लाख प्लस 1, तो मतलब 10 लाख प्लस 1 वाली टर्म, और उससे आगे वाली सारी टर्म्स इसके अंदर आएंगी। तो इसका मतलब कुछ फाइनाइट टर्म्स हमने छोड़ दी, कौन सी है वो फाइनाइट टर्म्स, ये वाली, और उसके बाद जितनी भी टर्म्स बची हैं, कितनी बची हैं, इनफाइनाइट बची हैं, वो इनफाइनाइट टर्म्स इसके अंदर आनी चाहिए। तो आपको डिफरेंस समझ में आया, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इज अ लिमिट ऑफ सीक्वेंस an, और लिमिट पॉइंट तो ये ऑलरेडी था, एंड 3 इज ए
अब एक बात बताओ, अगर ये लिमिट बन गया तो क्या इस डेफिनेशन से मैं बोल सकती हूँ कि ये लिमिट पॉइंट बन जाएगा? लिमिट वाली डेफिनेशन से अगर कोई भी सीक्वेंस इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कहाँ गया, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द Yes, ma'am. सीक्वेंस, अगर कोई नंबर लिमिट बन रहा है तो वो लिमिट पॉइंट भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट कहता है कि फाइनाइट को छोड़ के जितनी भी इनफाइनाइट टर्म्स है ना वो मेरे नेबरहुड में आनी चाहिए, एल कहता है, अगर एल लिमिट है तो ऑब्वियसली अगर फाइनाइट टर्म्स छोड़ दी तो बाकी जितनी भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं वो सब एल के नेबरहुड में आ रही हैं, तो इनफाइनाइट के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब अगर एल लिमिट था, लिमिट वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो लिमिट पॉइंट वाली डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब लिमिट वाली जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा, कह सकते हो आप, स्ट्रिक्ट है। अगर लिमिट वाली डेफिनेशन होल्ड कर गई तो लिमिट पॉइंट वाली कर जाएगी। पर क्या अगर लिमिट पॉइंट वाली डेफिनेशन होल्ड करी, जिसमें कह रखा था कि इनफाइनाइट टर्म्स बाहर भी हो सकती हैं, मेन डिफरेंस समझ लो पहले तो इन दोनों डेफिनेशंस का। लिमिट पॉइंट की बात होती है एक, और लिमिट की बात। लिमिट पॉइंट कहता है कि ये जो नेबरहुड मैंने एल का नेबरहुड बनाया है, यहाँ पे भी मैंने एल का नेबरहुड बनाया है, इस नेबरहुड के बाहर इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकती हैं और फाइनाइट टर्म्स भी हो सकती हैं। लेकिन ये कह रहा है कि इस नेबरहुड के बाहर केवल फाइनाइट टर्म्स हो सकती हैं और इसके अंदर इनफाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा जनरल आइडिया ले सकते हो, लेकिन डायग्राम बना के समझना चाहो तो। लेकिन मेन बात यही है कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस कहता है कि नेबरहुड के बाहर फाइनाइट टर्म्स ही होनी चाहिए केवल। लिमिट पॉइंट कहता है कि फाइनाइट भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। अच्छा, तो क्या लिमिट पॉइंट, अगर कोई नंबर है तो क्या वो लिमिट पॉइंट बन सकता है? सॉरी, अगर कोई नंबर लिमिट पॉइंट है तो क्या लिमिट बन सकता है? हमेशा होगा लिमिट पॉइंट? हमेशा नहीं होगा मैम। हमेशा नहीं होगा। कोई एग्जांपल? -1/n। -1/n। अब ये सीक्वेंस की टर्म्स कैसी आ रही हैं? 1 -1 1 -1 1 -1, ठीक है। इसके पास दो लिमिट पॉइंट्स हैं, 1 और -1, क्योंकि इसकी दो टर्म्स ऐसी हैं जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही हैं। तो लिमिट पॉइंट का सेट बनाओगे तो उसके अंदर क्या आएगा? ये। लेकिन अगर लिमिट की बात की जाए तो लिमिट जब हम निकालने चलेंगे हम सोचेंगे कि अच्छा 1 इसका लिमिट है, तो देखते हैं 1 के नेबरहुड में इसकी सारी टर्म्स आनी चाहिए, कुछ फाइनाइट को छोड़ के। तो जब 1 का नेबरहुड बनाओगे कोई भी आर्बिट्ररी एप्सिलन लेके, तो क्या होगा? इसके अंदर सिर्फ इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, ठीक है। इसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी। कौन सी वाली टर्म्स आएंगी? जो 1 1 1 1 टाइप की हैं। जो -1 टाइप की सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो बाहर पड़ी रहेंगी, ठीक है। लेकिन लिमिट कहता था कि बाहर सिर्फ फाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाहर कौन सी पड़ी रहेंगी? 1 1 1 1 वाली तो अंदर आ जाएंगी, ये वाली बाहर पड़ी रहेंगी। इन इसको बाहर केवल फाइनाइट टर्म्स चाहिए थी, पर यहाँ तो इनफाइनाइट पड़ी हैं, तो ये लिमिट नहीं हो सकता। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है जानने वाली कि लिमिट हो गया तो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, पर अगर लिमिट पॉइंट हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि लिमिट हो। ये बात आपको याद रखनी है। और लिमिट किसी भी सीक्वेंस के अंदर यूनिक होती है। यूनिक 2-3 नहीं हो सकती। लिमिट पॉइंट तो हमने देख लिया अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, पर लिमिट हमेशा यूनिक होती है। और किसी साई की सीक्वेंस, कहीं हाँ क्या बोल के चले गए? आपकी आवाज कट गई थी मैम। नहीं मैम। अच्छा, मेरी आवाज़ कट गई थी, अब ठीक है? हाँ मैम। अच्छा, किसी भी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट कितने मर्जी हो सकते हैं, फाइनाइट से लेकर, मतलब 0 से लेकर अनकाउंटेबल तक लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन लिमिट केवल एक ही हो सकती है, या तो 0 लिमिट होगी, एक भी लिमिट नहीं होगी, या एक ही होगी, ठीक है। अगर आप 2 मान के चलते हो तो इस आइडिया से समझना, मान लो मैं कहती हूँ कि 2 लिमिट है, तो ये वाला जो लिमिट पॉइंट L1 है और ये वाला जो L2 है, ये कह रहा है कि इसके बाहर केवल फाइनाइट टर्म्स होंगी, ठीक है। और ये वाला कह रहा है
और अंदर इनफाइनाइट टर्म्स पड़ी होंगी। तो जब L2 की बात आप करोगे, L2 के अंदर आप नेबरहुड बनाओगे और इसके अंदर an की कुछ टर्म्स लेना चाहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट ही तो ले पाओगे, क्योंकि इनफाइनाइट तो ये L1 लेके बैठा है अपने नेबरहुड में। इस L2 के पास कितनी बचेंगी? एटमोस्ट फाइनाइट ही तो बचेंगी लेने के लिए। तो या तो L2 लिमिट होगा या L1 लिमिट होगा, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते कि आप उसको भी लिमिट बोल दो उसको भी लिमिट बोल दो। दो लिमिट नहीं हो सकते किसी सीक्वेंस के पास, या तो होगा ही नहीं या एक होगा। और अगर किसी सीक्वेंस के पास लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोला जाता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सिंपल सी डेफिनेशन समझ लो, इफ देयर एग्जिस्ट लिमिट फॉर दैट सीक्वेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट सीक्वेंस, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, ये सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं क्योंकि इनके पास लिमिट होती है। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस है 1/n, इसकी लिमिट क्या होती है? इसकी लिमिट होती है 0, क्योंकि जब आप 0 का नेबरहुड बनाते हो तो इसकी टर्म्स इस तरफ से आ रही होती है, हाँ ऐसे 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 करके कुछ आ रही होती है, और 0 के पास बहुत सारी टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स कलेक्ट होने लगती हैं। ये 1 है, ये मान लो 1/2 है। तो 0 के पास कोई भी छोटे से छोटा नेबरहुड जब बनाओगे 0 का कोई भी छोटे से छोटा नेबरहुड ले लो, 0 माइनस एप्सिलन, 0 प्लस एप्सिलन, इस नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी। एप्सिलन को कितना भी छोटा नंबर ले लो, इस तरफ से जब आप अप्रोच कर रहे होगे तो यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक सा पोर्शन दिख रहा है, इसके आसपास इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मिलेंगी, चाहे जितना ही छोटा ले लो आप। ठीक है, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा। दूसरा तरीका लिमिट होगा, सॉरी, क्योंकि यूनिक होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा लिमिट पॉइंट भी होगा और लिमिट भी होगा। तो 0 यहाँ पे लिमिट पॉइंट भी है और लिमिट भी। और दूसरी बात यहाँ पे क्या कह रही थी मैं, दूसरा तरीका कैसे हम निकालते हैं इसकी लिमिट निकालने का, और क्या तरीका होता है किसी भी सीक्वेंस की? लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an पे देख लेते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें लिमिट का पता चल जाता है। जैसे 1/n के लिए देखना है तो हम जानते हैं एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये कंप्लीट टर्म किसको अप्रोच करती है? 0 को। ठीक है, तो ये केवल लिमिटिंग वैल्यू होती है। हम जानते हैं 1/n कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 मतलब इक्वल टू 0 नहीं होता है, ये केवल एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, लिमिटिंग बिहेवियर होता है। ठीक है, समझ रहे हो? कुछ जवाब नहीं आ रहा? यस मैम। मैम लिमिट कौन कौन से तरीके से निकाला जा सकता है ए छोड़ के? लिमिट निकालने का मेन तो यही तरीका होता है। अभी हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें पता चल जाएगा आपको कौन कौन से तरीके होते हैं। -1n की लिमिट का कैसे पता करते हो आप? उसकी लिमिट ही नहीं होती मैम। इसमें आप क्या करते हो? हाँ, लिमिट नहीं होती, लेकिन कैसे पता चलता है? आप इस केस में क्या करते हो, n को एक बार इवन लेके चलते हो, एक बार ऑड लेके चलते हो। जब n को इवन लेके चलते हो तो इसकी टर्म्स क्या बनती हैं? इस तरीके से। ऑड लेके चलते हो तो -1 तो थोड़े बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं देखने के, इस तरीके के इवन ऑड करके कर लिया, और कुछ ना कुछ मल्टीपल्स लेके चले। जैसे एक सीक्वेंस बता रही हूँ मैं, sin n पाई नहीं, sin n पाई नहीं, sin n पाई ही लेते हैं। इसके लिमिट पॉइंट्स कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अगर कोई लगाने लगे sin n पाई पे, तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ इन्फिनिटी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑसिलेशंस होती हैं साइन की इन्फिनिटी के पास जाके। तो इसकी लिमिट अगर ऐसे निकालोगे तब तो निकलेगी नहीं।
लेकिन अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेना होगा। ऐसे ऐसे बहुत सीक्वेंस आएंगे, जैसे ऐसा सीक्वेंस भी आएगा sin n पाई बाय 2। अभी हम टाइम बचेगा तो इनको देखेंगे भी। तो इनकी लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे, n पे केसेस लेके चलोगे। पहले सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशन लो, n को 1 पुट करो साइन पाई आ जाएगा, n को 2 पुट करोगे साइन 2 पाई, 3 पुट करोगे साइन 3 पाई, 4 पाई। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन लोगे तो क्या पता चलेगा, ये सीक्वेंस क्या बन रहा है? 0। जीरो। सब लोग हैं ना क्लास में? इनका कोई बोल ही नहीं रहा है, पहले इतना बोल रहे थे बच्चे। जीरो ही है, हर एक टर्म जीरो है ना। ये भी जीरो है, Yes, साइन ma'am. पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, सारी टर्म जीरो बन रही है और कुछ नहीं है, ये जीरो सीक्वेंस है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेके चलना, n को 1 पुट करना साइन पाई बाय 2, पहली टर्म कुछ अलग आएगी, दूसरी टर्म आएगी साइन 2 पाई बाय 2, तो साइन पाई, फिर साइन 3 पाई बाय 2। इस तरीके से करते करते 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1, इस टाइप की बनेगी ये सीक्वेंस। तो आप जो कांस्टेंट सीक्वेंस या ऐसी सीक्वेंस ले रहे हो, इनकी भी मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस हो गई। मैंने यहाँ पे कोई चीज़ मिस की है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक। अभी ऑसिलेटिंग वगैरह आया नहीं है। ठीक है, इनको अभी हम देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हैं भी इसमें, प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हो। अच्छा, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो बाउंडेड होगी। बाउंडेड कैसे ऑब्जर्व किया जाए? अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब उसके लिए कोई ना कोई नंबर l एग्जिस्ट कर रहा होगा, कोई रियल नंबर l, जिसको हम उसकी लिमिट बोलेंगे। लिमिट बोलेंगे तो क्या होगा, l माइनस एप्सिलन l प्लस एप्सिलन। इस नेबरहुड में सीक्वेंस की सारी टर्म्स आएंगी, कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के, फॉर m बिलोंग्स टू नेचुरल, जो भी है ये। तो अब सीक्वेंस की कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स तो इसके अंदर आ रही है। अब ये एक बाउंडेड इंटरवल है, जैसा कि आपको दिख रहा है, बाउंडेड है। तो ये जो टर्म्स हमने छोड़ी हैं सीक्वेंस की, मतलब ये जो टर्म्स ली हैं इसके अंदर, am प्लस 1, am प्लस 2, am प्लस 3, ये जो सारी टर्म्स हैं ये इसके अंदर आ गई हैं। तो इसका मतलब ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सब क्या हैं, बाउंडेड हैं। किससे बाउंडेड है? इस इंटरवल के अंदर बाउंडेड है, l माइनस एप्सिलन l प्लस एप्सिलन। चलो इनकी गारंटी तो मिल गई, लेकिन ये जो टर्म्स पड़ी हैं इनका क्या, a1 से लेकर am तक, मतलब जो टर्म्स इस इंटरवल के अंदर नहीं आ रही बाय डेफिनेशन, उनका क्या? तो अब उनके लिए आप एक काम कर लो, उनकी कलेक्शन ले लो, एक a1 a2 अप टू सो ऑन am। जब इस कलेक्शन की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, इस कलेक्शन में से एक मैक्सिमम नंबर उठाते हैं। मान लो उस मैक्सिमम नंबर का नाम है m। ठीक है, कुछ फाइनाइट टर्म्स हैं, तो फाइनाइट सेट तो हम जानते हैं हमेशा बाउंडेड होता है। उन फाइनाइट सेट के हर एक पॉइंट से सबसे बड़ा नंबर ले लो और उसको कुछ भी नाम दे दो m। ठीक है, तो इन टर्म्स का काम भी हो गया, ये m से बाउंडेड हो गई, वो l माइनस एप्सिलन l प्लस एप्सिलन से बाउंडेड हो गए। तो बस आपको क्या करना है, अब मैं पूरा प्रोसीजर बताऊं तो आपको क्या करना होगा, अगेन एक काम करना होगा, l प्लस एप्सिलन और m में से मैक्सिमम चूज करना होगा, वही इसका अपर बाउंड बन जाएगा। ठीक है, बट सिंपल सी बात है, इसको प्रोसीजर वाइज अपना बुक में देख लेना, जैसा प्रूफ कर रखा है। प्रूफ इसी आइडिया से किया जाता है कि जो इनफाइनाइट टर्म्स हैं l माइनस एप्सिलन l प्लस एप्सिलन वाले ओपन इंटरवल में, वो तो बाउंडेड हो ही गई l माइनस एप्सिलन l प्लस एप्सिलन से, और जो ये वाली टर्म्स हैं ये किसी न किसी कैपिटल m से बाउंड कर दी हमने। तो जो फाइनाइट टर्म्स हैं वो नीचे आके बाउंड कर दी, और जो इनफाइनाइट टर्म्स हैं वो ऊपर बाउंड कर दी थी। तो सारी की सारी टर्म्स हमने बाउंड कर दी, तो इसका मतलब सीक्वेंस बाउंडेड हो जाता है, और हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है इसी तरह का।
ये सब हम क्यों कर पाए? क्योंकि सीक्वेंस क्या था? कन्वर्जेंट था, तो इसीलिए वो बाउंडेड हो गया। पर क्या हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है? नहीं होगा मैम। एग्जाम्पल? -1/n। -1/n सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है। अब ये सीक्वेंस क्या होता है? बाउंडेड तो है, इसकी सारी टर्म्स 1 -1 1 -1 है, -1 और 1 के बीच में सारी टर्म्स बाउंडेड है। लेकिन ये ये सीक्वेंस क्या है? इसके पास दो लिमिट पॉइंट आ जाते हैं, एक 1 और एक -1। अब दो लिमिट पॉइंट होने की वजह से इसके पास कोई यूनिक लिमिट आती नहीं है, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होता। मैम हमने जो मैक्सिमम वाला काम किया था ना ऊपर, वो मिनिमम के साथ भी करना पड़ेगा क्या? हाँ, मिनिमम के साथ भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ से बाउंड दिखाना है ना आपको। वही मैं प्रोसीजर में फिर जा रही थी, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, एक मिनिमम के साथ भी करना पड़ेगा, L माइनस एप्सिलन। और अगर इसको बाउंड दिखा रहे हो कंप्लीटली, तो इसको स्मॉल m से उसके बीच में दिखा दो। ये जो सेट है इसके बाउंड से ये दिखा दो, कैपिटल M और स्मॉल m। तो मिनिमम करते टाइम स्मॉल m से बाउंड ले लेना। प्रूफ लिखना हो ना अगर इसका, तो ऐसे कर लेना। ये वाला इसका लोअर बाउंड हो जाएगा और ये वाला इसका अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत हेल्प लेनी हो तो बुक से ले सकते हो, आपकी बुक्स में दे रखा होगा। सीक्वेंस आया आपके सिलेबस में? नहीं आया मैम, अभी तक नहीं आया? 3rd ईयर में आएगा। थर्ड ईयर में? चलो कोई बात नहीं। आया तो था सीक्वेंस एंड सीरीज की पूरी बुक थी। हाँ, आपका तो आ गया होगा। न्यानेश सेकंड ईयर में है ना, थर्ड ईयर में अभी अभी हुआ है। तो जिन्होंने पूरा अपनी बीएससी कर ली उनका तो आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी का। थर्ड सीक्वेंस एंड सीरीज मैम कैसी बात कर रहे हो? क्या? में थी सीक्वेंस एंड सीरीज। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। सेकंड ईयर में आता है ना, थर्ड सेम। हाँ, सेकंड ईयर में आता है ना, लेकिन सबकी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग होती हैं। वो पुणे में है न्यानेश। ओके ओके। हमारे यहाँ सेकंड ईयर में आता है। चलो, किसी का हमारे फर्स्ट ईयर में भी आ जाता है शायद, इन्होंने बता रखा है मैंने कॉमन वाले जिनका फर्स्ट ईयर में आ गया। क्या बात है, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? मुझे तो किसी की आवाज़ साफ सुनाई नहीं हाँ दे मैम, रही। ठीक है, चलो अब आई साफ। मेरी आवाज साफ सुनाई हाँ, तुम्हारी दे रही है साफ आ मैम? रही। ठीक है। अच्छा, कोई सीक्वेंस अगर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, अब सब लोग अपना माइक म्यूट कर लो। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है प्लस उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्स ट्रू नहीं था, बाउंडेड इम्प्लाइज कन्वर्जेंट नहीं था, लेकिन अगर बाउंडेड है और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, तब वो पक्का कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल भी लिया था उसमें भी प्रॉब्लम क्या थी? -1 1 -1 1, इस तरीके से दो लिमिट पॉइंट या दो से ज़्यादा लिमिट पॉइंट आ रहे थे। तो अगर यूनिक लिमिट पॉइंट वाला सीक्वेंस लोगे जो कि बाउंडेड है, तो वो पक्का कन्वर्जेंट होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ज़रूर याद में रखना। मैम अगर यूनिक लिमिट पॉइंट होगा तो वही लिमिट ही होगा ना? हाँ, वो लिमिट ही हो जाएगा ना, यूनिक लिमिट पॉइंट होगा तो। पर अगर किसी सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट है, मुझे ये बताओ तब तक सोच के, अगर किसी सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट है तो क्या वो कन्वर्जेंट होगा? मतलब बाउंडेड की गारंटी मैं नहीं ले रही, लेकिन यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो क्या वो कन्वर्जेंट होगा हमेशा? नहीं होगा मैम। यस मैम, नहीं होगा। नहीं होगा, कोई एग्जांपल मिलेगा फिर? 01 02 03 04। हाँ, अब
अभी हमने ऐसा एग्जांपल देखा भी था 0 1 0 2। एक लिमिट पॉइंट ले लो, एक को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर लो, कोई भी नंबर ले लो उसको इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करते जाओ, 0 1 0 2 0 3 इस तरीके से। तो ये अनबाउंडेड है और इसका लिमिट पॉइंट तो है, यूनिक लिमिट पॉइंट है, पर ये जो लिमिट पॉइंट है इसकी लिमिट नहीं बन रही, क्योंकि लिमिट बनने के लिए इसकी नेबरहुड में सारी टर्म्स आनी चाहिए थी सीक्वेंस की, कुछ फाइनाइट टर्म्स छोड़ के। पर 0 की नेबरहुड में सिर्फ इनफाइनाइट टर्म्स आ रही है कुछ, और बहुत सारी इनफाइनाइट टर्म्स ही छोड़ रहा है। ठीक है। चलो आगे करते हैं। देखो टाइप्स देखते हैं सीक्वेंस की। कन्वर्जेंट तो देख ली, अब इसमें देखते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। देखो डाइवर्जेंट सीक्वेंस दो तरीके से अलग अलग बताया जाता है बुक्स के हिसाब से। डाइवर्जेंट के अंदर कुछ तो सिर्फ दो केस बनाते हैं इसमें, पहला डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी और दूसरा डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन कुछ एक ऑसिलेटिंग फाइनाइटली और इनफाइनाइटली वाला केस होता है, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। पर कोई बात नहीं, हम अलग अलग पढ़ लेते हैं इनको। पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो किस हिसाब से पूछा गया आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो जिस भी हिसाब से पूछ रहे हो वो आपको हिंट दे देंगे। तो डाइवर्जेंट अभी बार्टले में देखा जाए तो डाइवर्जेंट के अंदर ऑसिलेटिंग फाइनाइटली इनफाइनाइटली चारों टाइप्स डाइवर्जेंट के ही अंदर आती हैं। पर कहीं और जगह पढ़ा जाए तो ये जो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली और इनफाइनाइटली है ये अलग टाइप्स हैं। देखो क्या होते हैं ये। सबसे पहले डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी पे आओ। कोई भी सीक्वेंस इन्फिनिटी को कब डाइवर्ज करती है? अगर इन्फिनिटी की नेबरहुड में, यानी इन्फिनिटी तक अप्रोच करते करते इनफाइनाइट टर्म्स उसकी इन्फिनिटी के पास हों, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स उसकी इन्फिनिटी के करीब हों और फाइनाइट टर्म्स इधर उधर पड़ी हों, तो इसके कैसे लिखेंगे हम? फॉर एनी k belongs to R, there exists m belongs to natural, m belongs to natural such that an belongs to k to infinity इस इंटरवल में for all n greater than equal to m, और an is greater than k for all n greater than equal to m, और an diverges to infinity। ये तीन बातें लिखी है मैंने, तीनों का एक ही मीनिंग है। किसी सीक्वेंस को डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी कब कहेंगे? कोई भी रियल नंबर k आपको ऐसा मिल जाए, मतलब हर एक रियल नंबर k के लिए कोई ना कोई ऐसा नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट कर जाए सच दैट सीक्वेंस की हर एक टर्म उस k से बड़ी हो। ये हर एक k के लिए होल्ड करेगा। अभी एग्जांपल से बताती हूँ। कोई भी रियल नंबर k लो, उससे बड़ी मिल जाए सीक्वेंस की टर्म कोई ना कोई, कुछ फाइनाइट टर्म छोड़ी और उसके बाद कोई ना कोई सीक्वेंस की टर्म मिल गई जो सारी टर्म्स उससे बड़ी मिल गई। नीचे भी वही बात कर रखी है और ये भी वही बात कर रखी है। तो अभी मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे हमारी सीक्वेंस थी 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। मैं k को कोई भी नंबर लेती हूँ क्योंकि उन्होंने बोल रखा है फॉर ऑल k बिलोंग्स टू R। तो k को अभी अपनी मर्जी से चूज करके मैं दिखाती हूँ, देखना क्या होगा। k को चूज करते हैं 100, तो 100 के बाद जितनी भी टर्म्स हैं, यानी A101, A102, A103, ये सारी जितनी भी टर्म्स हैं, A101 क्या आएगी? ये A102 क्या आएगी? 102, ये वाली 103, ये वाली जितनी भी टर्म्स हैं ये k से बड़ी हैं।
तो यहाँ पे बोला क्या था, an is greater than k for all n greater than equal to m, या an belongs to k to infinity for all n greater than equal to m। तो ऐसा m नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर गया सच दैट उसके बाद वाली सारी टर्म्स, यहाँ पे m क्या एग्जिस्ट कर गया, m इज इक्वल टू 101। तो an is greater than 100 for all n greater than equal to m। m यहाँ पे क्या है 101। 101 वाली के बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सब 101 से बड़ी है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, an belongs to open 100 to infinity for all n greater than equal to 101। ठीक है, तो ये तो मैंने k को 100 चूज किया। अब मैं k को कुछ भी चूज कर सकती थी, 200, 300, हर एक k के लिए आपके पास m नेचुरल नंबर मिल जाता। इस डेफिनेशन का मतलब ही यही निकलता है कि आप जो मर्जी k चूज करो उसके लिए आपको m नेचुरल नंबर ऐसा ज़रूर मिल जाएगा सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, मतलब उस k से बड़ी टर्म हमेशा मौजूद है आपके सीक्वेंस में, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल n स्क्वायर भी हो सकता है इसमें। अच्छा, अब ये डेफिनेशन इतनी मीनिंगफुल क्यों है, मैं एक सीक्वेंस देती हूँ, इस पे अप्लाई करके देखो ये वाली सीक्वेंस, सॉरी डेफिनेशन। 1 2 0 3 4 0 5 6 0 एंड सो ऑन। अनबाउंडेड है ये सीक्वेंस। अब इस पे बताना कि डेफिनेशन क्यों नहीं अप्लाई होगी। कोई ऐसा हमें कोई भी k ले लो, मैं मान लेती हूँ लेट k इज इक्वल टू 200 ले लेती हूँ। अब बताओ कि क्या an बड़ा नहीं हो जाएगा इस केस में भी, an ग्रेटर देन 200 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा m एग्जिस्ट नहीं कर जाएगा। नहीं करेगा मैम, क्यों नहीं जीरो करेगा? तो नहीं होगा मैम। जीरो होगा ना। जीरो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये देख पा रहे हो। जीरो क्या होगा, जीरो हमेशा छोटा ही रहेगा। ये कह रहे हैं कि इसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू m वो सारी 200 से बड़ी हो जाएं, पर जब आप जीरो रखोगे, मान लो वो 203 पोजीशन पे जीरो पड़ा है, तो a 203 वाली टर्म जो होगी वो जीरो होगी। अब वो ग्रेटर देन 200 नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, और ये जीरो हर जगह पड़ा है, हर एक पोजीशन पे पड़ा है, दो दो पोजीशन छोड़ के इनफाइनाइट पोजीशंस पे पड़ा है, तो ये हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर m नहीं ला पाओगे अगर कुछ भी k चूज करते हो तो उसके लिए। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन में मीनिंग है डाइवर्जेंस का। ऐसे ही नहीं किसी भी सीक्वेंस को डाइवर्जेंट बोल देंगे, अनबाउंडेड हो गई तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, नहीं, वो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी के लिए सेम केस चलेगा, उसकी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन तो एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया, सिर्फ डेफिनेशन बता देती हूँ। वो क्या कहती है कि फॉर एनी k belongs to R, there exist n belongs to natural such that an belongs to minus infinity to k for all n greater than equal to m। ठीक है, या an is less than k for all n greater than equal to m, या an approaches to minus infinity। इन तीनों में से कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, सेम चीज करके देखना, इसके लिए भी ऐसा ही कोई एग्जाम्पल लेके देखना। -n एग्जाम्पल के लिए होल्ड हो जाएगा, ऐसा कोई लेके देखना जिसके लिए ना होल्ड हो रहा हो, जैसे अभी मैंने बताया था, तब डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। अब आता है ऑसिलेटिंग फाइनाइट का केस। जैसा कि मैंने बताया बार्टले वाले ये ऑसिलेटिंग फाइनाइट इनफाइनाइट सब कुछ डाइवर्जेंट के अंदर डाल देते हैं। वो ये कहते हैं कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस वो है जो कन्वर्ज ना करे।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलो हम अलग अलग ही लेके चलते हैं। पहले मैंने ये सारा इकट्ठे ही कराया था, पर हर एक अप्रोच से लेके चलना चाहिए। कैसा भी आ सकता है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो अगर कुछ भी देगा तो मेंशन कर ही देगा। आप यही इन जनरल मान के चलो। मैंने एक दो क्वेश्चन देखे हैं, उसमें डाइवर्जेंट को डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी और डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी माना जाता है। जैम के अंदर नहीं, कोई और एंट्रेंसेस एग्जाम के अंदर, तो यही डाइवर्जेंट को डाइवर्जेंट ही मान के चलो, जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि डाइवर्जेंट के अंदर हम ये दोनों भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने बाउंड्री बीच में लगाई है वो अपने दिमाग में भी लगा के चलो। ऑसिलेटिंग फाइनाइटली क्या लिखें हम इसके बारे में, इसकी तो जितनी बात की जाए कम है। ऐसा सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, ठीक है, ये ऑसिलेट करे। ऑसिलेट का मतलब देखते हैं अभी, प्लस बाउंडेड हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप -1 की पावर n सीक्वेंस देखते हो, ये किसके बीच में ऑसिलेट करता है? 1 -1 1 -1, क्योंकि इसके दो लिमिट पॉइंट्स आते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली जो सीक्वेंस होता है उसके दो लिमिट पॉइंट्स आते हैं, फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस बाउंडेड होता है और ये किसी दो फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसके एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, फाइनाइट आ रहे हैं, वो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली वाली कैटेगरी में आएगा। एक मिनट, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइट क्या है? एक ऐसा सीक्वेंस जो ऑसिलेट करे प्लस अनबाउंडेड हो। कोई एग्जांपल बताओ इसका। बताऊं मैम? बताओ, कोई भी बताओ। -1 to the power n, अनबाउंडेड एंड ऑसिलेटेड। बस इतना ही है, मुझे लगा आगे भी कुछ बोलने वाले। कंप्लीट करो ये तो। ये तो अनबाउंडेड बाउंडेड, एंड -1 to the power n, ये तो हाँ बाउंडेड ऑसिलेटिंग है। -n to the power n। अच्छा, -n to the power n, ठीक है। इसकी टर्म्स कैसी दिखेंगी, कैसा दिखेगा ये सीक्वेंस? तो मैम आपकी स्क्रीन चली गई लगता है। अच्छा, और एक होगा मैम -1 to the power n into n बोलना चाहता था मैं। हाँ मुझे लग रहा था वही बोलना हाँ चाहते हो। स्क्रीन चली गई क्या? हाँ मैम, स्क्रीन तो दिखाई नहीं दे रही। सबका क्या ये हो रहा है? तो मैंने ये शेयर हाँ कर दिया, यस दोबारा मैम। कर देती हूँ शेयर, अब दिख जाएगी। हाँ मैम, अब तो दिख गया। -n to the power n कैसे खुलेगा? -1 2 -2 to the power 2 4 -9, इस तरीके की इसकी टर्म्स आएंगी। मतलब मुश्किल बन जाएगा ये। -9 तो नहीं, तीसरी टर्म आएगी -27। तो ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी की तरफ भी जाएगा और माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जाएगा। ऑड प्लेसेस पे पड़ी टर्म्स कहाँ पे जाएंगी? माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगी, इवन प्लेसेस वाली इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगी। दोनों तरफ जा रहा है ये, एक तरफ भी जाता, वैसे तो दोनों तरफ ही जाएगा इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग। नहीं नहीं, अच्छा ये वाला एग्जांपल अगर देखा जाए, वन टू 3 1 4 1 5 1 6 1, ये किसके अंदर डालेंगे आप? इसके पास एक लिमिट पॉइंट है 1, हाँ मैम, इसलिए एक लिमिट पॉइंट होगा। 1 एक लिमिट पॉइंट है। ना तो ये अनबाउंडेड। डाइवर्जेंट, देखो क्या क्या ये नहीं, कन्वर्जेंट तो ये है नहीं, ठीक है हाँ मैम। ना, कन्वर्जेंट है ना, ये डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी है ना, डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी क्यों नहीं है वो अभी हमने देखा था, है ना।
डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी तो होगा नहीं, क्योंकि ये वन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाके ना। डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी है। ऑसिलेटिंग फाइनाइटली के लिए इसे बाउंडेड होना चाहिए था, पर ये बाउंडेड भी नहीं है, अनबाउंडेड है, और इसके पास से केवल एक लिमिट पॉइंट है, तो इसको कैटेगरी में डाला जाएगा ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। ठीक है, तो ये ऊपर वाली कैटेगरी में ही डलेगा। तो यूनिक लिमिट पॉइंट के साथ भी ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली हो सकता है कोई सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम तो कल ही हो पाएगी। ये छोटी मैम एक दिन में क्यों कर नहीं होगा मैम, मतलब बहुत दिन लगे थे हम लोगों का। हाँ, मैं तो बहुत दिन लगे थे। हाँ मैम, एक एक चीज आपने बारीकी के कराई थी। चलो, ये क्रैश कोर्स चल रहा है ना, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें तो वैसे भी मिस होंगी, पर कोई बात नहीं, डिटेल में भी कर लेंगे बाद में, लेकिन लास्ट में हो पाएगा फिर सिलेबस जब ख़त्म होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर है तो मैम, उससे कोई चाहे तो काम चला सकते हैं। हाँ, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, उसमें बस एक चीज़ नहीं है रिकॉर्डेड में, वो मैं करा दूंगी अच्छे से। कॉशीज फर्स्ट थ्योरम, कॉशीज सेकंड थ्योरम, ये वाले लेक्चर्स, एक या दो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, बीच में कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ बाकी मैम, सब तो कुछ, बाकी सब वो कुछ। लेक्चर का जो पीडीएफ है वो मेरे पास है मैम, वो मैं सेव करके रख दिया। कौन सा वाला? वो अच्छा, जो उनका दो पीडीएफ। लेक्चर, हाँ मैम, अच्छा अच्छा। डेली नोट्स का पीडीएफ, उसलिए मैम आपको मैंने रुका बीच था में दो मिस दिन होने के लिए। लगे। हाँ अच्छा, मैम, अभी तो पढ़े ही हैं सब। हाँ मैम, तो मैंने ये कर लिया मैम, मतलब डाउनलोड कर दिया सीक्वेंस का, ठीक है, सीक्वेंस का। अब सब सीक्वेंस क्या होता है? सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है? देखो, सीक्वेंस किस कैसे दिए जा सकता है आपको, A1 A2 AN, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी सीक्वेंस को। कोई N1 N2 N3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स लो, जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसको भी भूल जाओ, अभी हम इस पे आ रहे हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स जैसे कैसे होते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स? जैसे ये n हो गया, n+1 हो गया, n+2 हो गया, n स्क्वायर हो गया, n+1 स्क्वायर हो गया, कैसा भी हो सकता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। n क्यूब, n+1 क्यूब, 2n क्यूब, बहुत सारे बन सकते हैं। ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिया है, इसको अब आप a की सबस्क्रिप्ट में डालो, ANK। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप AN को कैसा बना सकते हो, देखना। अब मैं ANK की जगह n रख रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ओरिजिनल सीक्वेंस ही बन जाएगा, कोई मिलावट नहीं है इसमें, AN की जगह AN ही आ गया। ठीक है, अब मैं n+1 रख रही हूँ, अब देखना क्या होगा। NK की जगह n+1 रख रही हूँ, तो ये बन जाएगा AN+1। ये कुछ अलग दिख रहा है, AN जैसा नहीं दिख रहा। ये वाला देखना AN+2, ये वाला देखो AN स्क्वायर। इन सभी को क्या बोला जाएगा? ये सभी जितने भी ऐसे बन सकते हैं पॉसिबल, इनफाइनाइट बन जाएंगे, इनको क्या बोला जाएगा? सब सीक्वेंसेस। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, आपने एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस मानी, कितनी मान सकते हो? बहुत सारी मान सकते हो। उसको सबस्क्रिप्ट में रख दिया। पहले आप क्या लेते थे? ओरिजिनल सीक्वेंस कैसा लेते थे? AN। इसका सब सीक्वेंस कैसा दिखेगा? AN के टाइप का। ठीक है, जहाँ पे NK कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है नेचुरल नंबर्स की। अब मैं बताती हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से कि असल में सीक्वेंस कैसी दिखेगी। मान लो कोई सीक्वेंस है आपके पास 2 4 6 8, सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इसको AN से डिनोट कर रहे हैं हम। ठीक है, अब मैं n को लेती हूँ, ले लेते हैं हम 2k+1। ठीक है, वैसे NK को k की टर्म्स में ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये NK है ना सबस्क्रिप्ट में, और कोई बात नहीं, हमने n में ले लिया, यहाँ पे k में ले लिया है मैंने। ठीक है, तो अब
एन के, सॉरी, हाँ, एन के इज इक्वल टू 2k प्लस 1। क्या है ये? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अब यहाँ से बनाते हैं इसकी सब सीक्वेंस। कौन सी वाली सब सीक्वेंस बना रहे हैं? ए एन के इज इक्वल टू ए 2k प्लस 1। अब ये सब सीक्वेंस कैसी दिखेगी? इसकी टर्म्स क्या क्या आएंगी? पहले तो ये लिखो, A1, A3, A6, कि अगर नेचुरल से है तो चलो A3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें क्या करना है? थर्ड टर्म वाली नंबर रखना है, फिफ्थ वाला रखना है, सेवन्थ वाला रखना है, नाइन्थ वाला रखना है। तो ओरिजिनल सीक्वेंस में हमें जाना पड़ेगा। फर्स्ट पोजीशन पे 2 पड़ा है, सेकंड पोजीशन पे 4 पड़ा है, थर्ड पोजीशन पे 6 पड़ा है। तो अब आप 6 रखो, 5 की जगह 10 रखोगे, A7 की जगह क्या रखोगे? 14, A9 की जगह क्या रखोगे? 18 एंड सो ऑन। तो ये जो नई सीक्वेंस बन के निकल के आई, इसको क्या बोला जाएगा? सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस बनाते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सब सीक्वेंस की टर्म्स कैसी होनी चाहिए? ओरिजिनल सीक्वेंस की टर्म्स के अंदर से लेनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल सीक्वेंस में जिस पैटर्न में वो टर्म्स लिखी हैं उसी पैटर्न में लेनी पड़ेंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके की टर्म्स पड़ी थी सीक्वेंस में। अब आप ये नहीं कर सकते कि पहले 4 उठा लो, फिर 2 उठा लो, फिर 6 उठा लो, फिर 10 उठा लो। ये सीक्वेंस सब सीक्वेंस नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमें क्या लेना था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना था टर्म्स को, सीक्वेंस की। तो हमने नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस मानी थी, जिसकी हेल्प से हमने नई सब सीक्वेंस बनाई, उसको हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया था ना। तो हम ये नहीं कर सकते कि पहले 4 उठा लें, फिर 2 उठा लें, फिर 6 उठा लें, ऐसे कर लें। आगे पीछे शफल नहीं कर सकते आप। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टर्म नहीं ले सकते, ठीक है। इंक्रीजिंग होना चाहिए और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई टर्म नहीं आ सकती जो सीक्वेंस के बाहर से निकल के आ जाए। मान लो मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ले लिया, और अब मैं लिखना चाहती हूँ सीक्वेंस की टर्म्स ऐसे 1, 6, 10, 14, 18। तो क्या ये सीक्वेंस कहलाएगी? सब सीक्वेंस। ऊपर मैंने क्या बनाई थी? 6, 10, 14 ये वाली बनाई थी। ओरिजिनल सीक्वेंस हमारी ये थी। तो क्या इसको सब सीक्वेंस बोला जा सकता है? नहीं मैम। इसको नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये जो 1 आया ना, ये ओरिजिनल सीक्वेंस के अंदर नहीं था। तो दिस डज नॉट बिलोंग टू AN। इसकी वजह से इसे सब सीक्वेंस नहीं बोला जाएगा। तो रूल बस इतना ही है, जितना आपको बोला गया सिर्फ उतना काम करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस उठाओ और उसी पैटर्न में आप टर्म्स उठाते जाओ सीक्वेंस की। तो क्या 1/n की कौन कौन सी सब सीक्वेंस बनेगी, आपको ये बताना है मुझे। 1/n², 1/2n, 1/n+1, 1/2n-1। कौन कौन सी इसकी सब सीक्वेंसेस हैं? 1/n² बनेगी, 1/2n भी बनेगी, 1/n+1 नहीं बन सकती मैम। 1/n² बनेगी, 1/2n बनेगी, ठीक है। 1/n+1 नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि मैम 1+1 तो 2 हो जाएगा, 2 तो नहीं है ना सीक्वेंस। 2 तो सीक्वेंस के अंदर ही नहीं है ना। ठीक है, ये नहीं बनेगी। 1/2n-1, ये भी नहीं बनेगी, माइनस हाफ आएगा इसमें। -½ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आसान तरीका और क्या है देखने का, ये जो सीक्वेंस में लिख रही हूँ इसको और कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 - 2n/2n। तो मतलब जो बने ना वो n के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बने सीक्वेंस, मतलब 1/n² रख दो, n+1² रख दो। अब ये भी बन जाएगी इसकी सब सीक्वेंस। 1/n² रख दो, वो भी बन जाएगी। तो इस तरीके से बन जाएंगी। इस n की जगह, क्योंकि an इज इक्वल टू 1/n है, तो इस n की जगह आपको nk रखना है कोई ना कोई, और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनना चाहिए।
ठीक है, तो ऐसे भी देखा जा सकता है कि इसके अंदर एक ऐसी टर्म आ रही है जो सीक्वेंस के अंदर नहीं है, तो ये सब सीक्वेंस नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, ये बनेगी, ये भी नहीं बनेगी। ये भी नहीं बनेगी, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है उससे, इसमें तो एक भी टर्म वो वाली नहीं आएगी, 1 2 3 4 ऐसे बन रही है इसकी टर्म्स। ठीक है, क्या किसी सीक्वेंस के पास केवल एक सब सीक्वेंस हो, ऐसा पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ एक? यस मैम, कांस्टेंट सीक्वेंस। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसकी आप कोई भी सब सीक्वेंस बनाओ वो दिखेगी ऐसी, चाहे आप इसको an मान रहे हो तो आप चाहे an² बना रहे हो, या an+1 बना रहे हो, या an+k बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, वो सब ऐसी ही दिखेंगी, ओरिजिनल सीक्वेंस के बराबर ही होंगी। एवरी सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ, ट्रू और नॉट? यस मैम, ट्रू। ट्रू होगा, क्योंकि an के लिए हमें एक nk मानना था जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। अब जो nk माना, इस केस में n ही मान लो, ऑलरेडी हम ये काम कर भी चुके हैं, तो इस केस में सब सीक्वेंस क्या बन जाएगी? an ही बन जाएगी। तो दिस इज अ सब सीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। ये सोचना अच्छा क्वेश्चन है, और कल मुझे याद दिलाना, हम लोग याद नहीं दिलाते हो कुछ भी। मैंने इससे पहले कौन सा क्वेश्चन दिया था अभी सोचने के लिए? हाँ, वो वाला याद आ गया मुझे, नोट कर लिया करो जो मैं क्वेश्चन देती हूँ। अभी एक और क्वेश्चन है, अभी याद आ जाए तो भी बता सकते हो। कैन अ सीक्वेंस हैज अनकाउंटेबल सब सीक्वेंसेस? अनकाउंटेबल सब सीक्वेंसेस और काउंटेबली इनफाइनाइट, दोनों ही है क्वेश्चन। काउंटेबली इनफिनाइट तो होगा मैम। कैसे? अनकाउंटेबली हम k को ऐसा, मतलब n को n+1 n+2 n+3 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं ना, फिर तो बहुत सारे बनेंगे सीक्वेंसेस, मतलब सब सीक्वेंसेस। हाँ, बहुत सारे तो बन जाएंगे, पर क्या काउंटेबली ही बने ऐसा ज़रूरी होगा? क्या पता अनकाउंटेबल बनते हो, ये सोचना। अच्छा सवाल है ये। एवरी सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, मुझे लगता है टाइम तो हो गया है काफ़ी देर का। हाँ, 6:45 हो गए, 8:45 हो गए। कोई भी एल लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स अ सब सीक्वेंस ऑफ एन कन्वर्जिंग टू दैट पॉइंट एल। कहने का मतलब, अगर कोई सीक्वेंस ए एन एल पे कन्वर्ज करता है तो इसका सब सीक्वेंस भी ए एन के भी एल पे ही कन्वर्ज करेगा, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात करने जा रहे हैं हम, ए एन के अगर एल पे कन्वर्ज करता है, ये तो ट्रू है, ये मैं ट्रू फैक्ट बता रही हूँ आपको, सीक्वेंस अगर एल पे कन्वर्ज करेगा तो उसका सब सीक्वेंस भी एल पे ही कन्वर्ज करेगा, ये आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो आराम से। लेकिन अगर कोई सब सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो क्या सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करेगा? नहीं करेगा मैम। मतलब इन जनरल ट्रू नहीं है, हाँ, तो इन जनरल। एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल -1/n। -1/n, कितना अच्छा इसका एग्जाम्पल, हर जगह काम आ जाता है। वन इसका माइनस वन -1 वन -1 माइनस वन ये सब। माइनस वन तो एक सीक्वेंस बना लो -1 करके, एक सब सीक्वेंस बना लो 1 1 1 1 करके, दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हैं, लेकिन ओरिजिनल सीक्वेंस जहाँ से आई है वो कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात की गारंटी है, इस बात की तो चलो गारंटी हमें नहीं मिली, ये स्टेटमेंट इन जनरल फॉल्स हो गई, लेकिन एक बात की गारंटी है कि अगर मैं बोल रही हूँ ए एन के कन्वर्जेस टू एल, ये सब सीक्वेंस कोई भी है वो एल पे कन्वर्ज करता है, तो इसका मतलब ये है कि L इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस AN।
लिमिट पॉइंट पक्का होगा, लिमिट होगा या नहीं होगा ये बात की गारंटी नहीं है, वो हमने ऊपर देखा। लिमिट की गारंटी नहीं है, पर ये लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा। जैसे -1 1 किस पे कन्वर्ज कर रहा था, -1 पे, और ये वाला 1 पे कन्वर्ज कर रहा था, तो ये दोनों ही सीक्वेंस के जाके लिमिट पॉइंट्स बन रहे थे। तो अगर सीक्वेंस सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उस ओरिजिनल सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट ज़रूर बनेगा वो पॉइंट। ठीक है, और ठीक है, बाकी कल करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा रह क्या गया मैं बता देती हूँ। कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कराऊंगी मैं कल, बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं हम, उनकी कन्वर्जेंस देखेंगे, और हम देखेंगे मोनोटोन सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में ज़रूर आता है उसका क्वेश्चन। और हम करेंगे और थोड़ा सा अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस करेंगे कि, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिनकी हेल्प से हमारी लिमिट निकल आती है सीक्वेंस की। जैसे आप मेथड पूछ रहे थे ना अनीश, कि किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास बड़े सारे रिजल्ट्स हैं, वो और उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हाँ, 2 क्लास तो मांगता ही है सीक्वेंस कम से कम, लेकिन सीरीज़ और पावर सीरीज़ का टॉपिक छोटा है, उसकी चिंता मत करो, आराम से हो जाएगा वो। और मैं क्या कह रही थी, मैम कुछ अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स का एक सीक्वेंस क्या बता सकते हैं आप? मुझे नहीं सूझ रहा। सोच लो, कल बताएंगे। एक तो ये क्वेश्चन पूछा है मैंने, और एक और पूछा है, क्या पूछा है, 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं बस। n to n वाला सीक्वेंस। N2N वाला, हाँ वो तो मुझे कंफर्म करना है उसका क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली। अभी जो पूछा था, अभी क्या पूछा था मैंने, होमवर्क ये वाला दिया था ना, ये यस मैम। किसी सीक्वेंस के पास अनकाउंटेबल सीक्वेंसेस हो सकती हैं, सब सीक्वेंस, या काउंटेबली इनफाइनाइट सब सीक्वेंसेस, ये सोच के आना। बाकी हम कल करते हैं, और टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाओ, ट्यूसडे को होने वाला है जो यस मैम। मैट्रिसेस वाला। ठीक है, बाकी कुछ डाउट आए तो पूछ लेना, बाकी कल करते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। थैंक यू मैम।